ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में एक बड़ा और ऐतिहासिक घटनाक्रम देखने को मिला है। दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। उनके इस पद तक पहुंचने को जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनके पुराने कानूनी मामलों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अब एक तरफ जहां लोग उनके डिप्टी सीएम बनने की बधाइयां दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके काले चिट्ठों का राज भी बड़ी तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। खैर, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। सुनेत्रा पवार के कौन से घोटाले का राज खुलता आ रहा है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार का नाम महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़ा रहा है, जिसे राज्य से सबसे बड़े सहकारी बैंक घोटाले में से एक माना जाता है। इस घोटाले की राशि करीब 25,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत जो आरोप पत्र दाखिल किया था, उसमें अजीत पवार के साथ साथ सुनेत्रा पवार का नाम भी शामिल किया गया था। हालांकि इस मामले की जांच के दौरान मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने दंपति के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने का हवाला देते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन ईडी इस फैसले से खुश नहीं हुई और उसने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को बंद करने पर आपत्ति जताई। इसी वजह से यह मामला आगे अदालत तक पहुंचा और फिलहाल यह न्यायालय में विचाराधीन है, यानी इस पर अंतिम फैसला आना अभी भी बाकी है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इसके अलावा सुनेत्रा पवार और अजीत पवार को लेकर आयकर विभाग ने भी बेनामी संपत्ति कानून के तहत जांच शुरू की थी। इस जांच के दौरान एजेंसी ने दावा किया था कि दंपति के पास ऐसी संपत्तियां हैं जिसका राजस्व साफ नहीं है। इसी आधार पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई थी। ये कार्रवाई उस समय राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रही थी। हालांकि इस मामले में भी दंपति को कानूनी राहत मिली। पहले एडजस्टिक्यूटिव अथॉरिटी और उसके बाद एप्लीटेट ट्रिब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जिन संपत्तियों को बेनामी बताया गया था, उनके लिए भुगतान किए जाने के पुख्ता सबूत पेश नहीं किए जा सके। इस वजह से यह साबित नहीं हो पाया कि वो संपत्तियां वास्तव में सुनेत्रा पवार और अजीत पवार की ही है। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें वास्तविक मालिक मानने से इनकार कर दिया और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई रद्द कर दी गई। इस तरह सुनेत्रा पवार का राजनीतिक सफर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है, तो दूसरी ओर उनके नाम से जुड़े पुराने मामलों के कारण वो लगातार सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी हुई हैं। आने वाले समय में अदालतों के फैसले और राजनीतिक घटनाक्रम ये तय करेंगे कि इन मामलों का उनके राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला राज्य के सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से संवेदनशील और विवादित मामलों में से एक माना गया है। इसकी वजह यह रही है कि इस मामले में सिर्फ एक दो नहीं बल्कि सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही खेमों से जुड़े कई बड़े बड़े और प्रभावशाली नेताओं के नाम सामने आए थे। इसी वजह से यह मामला लंबे समय तक राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बना रहा। यह घोटाला MSCB के अधीन आने वाले 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से जुड़ा हुआ था। इन बैंकों के नाम आमतौर पर संबंधित जिलों के नाम पर रखे गए थे और इन बैंकों के की पोजीशन पर अक्सर वरिष्ठ और प्रभावशाली राजनीतिक नेता बैठे हुए थे। सहकारी क्षेत्रों में इन नेताओं का प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। आरोप यह था कि इन जिला सहकारी बैंकों ने नियमों और बैंकिंग प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए कई सहकारी चीनी कारखानों को बड़े पैमाने पर लोन दिए। ये लोन ऐसे कारखानों को दिए गए जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर थे या जिनकी लोन चुकाने की क्षमता संदिग्ध थी।
थी। इसके बावजूद बिना जांच पड़ताल और गारंटी के भारी रकम मंजूर की गई। जांच एजेंसियों का मानना रहा है कि लोन के पीछे राजनीतिक दबाव और हितों का टकराव था, क्योंकि कई चीनी कारखानों का संचालन भी सीधे या परोक्ष रूप से नेताओं से जुड़ा हुआ था। जब ये कारखाने कर चुकाने में असफल रहे तो इसका सीधा नुकसान सहकारी बैंकों और आम जमाकर्ताओं को हुआ। इसी वजह से एमएससीबी घोटाले को सिर्फ एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं बल्कि राजनीतिक, सहकारी संस्थाओं और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा मामला माना गया। आपको बता दें कि आरोपों के मुताबिक इन सहकारी चीनी मिलों ने साल 2002 से लेकर साल 2017 के बीच अपने कर्ज का भुगतान नहीं किया, जिससे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को करीब 25,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। इतने लंबे समय तक लगातार चूक होने के बावजूद न तो समय पर सख्त कार्रवाई की गई और न ही कर्ज वसूली की प्रभावी प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन और कमजोर होती चली गई। बाद में जब एमएससीबी ने लोन वसूली की प्रक्रिया शुरू की तो उस पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। आरोप है कि कर्ज न चुकाने वाले कई चीनी कारखानों और उनसे जुड़ी कीमती जमीनों की नीलामी बेहद कम कीमतों पर कर दी गई थी। हैरानी की बात यह रही कि इन नीलामियों में जिन लोगों ने संपत्तियां खरीदी उनमें से ज्यादातर लोग बैंक के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदार या करीबी लोग बताए गए थे। इन गंभीर आरोपों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका जारी की थी। याचिका में कहा गया था कि सहकारी बैंकों और चीनी मिलों के जरिए संगठित तरीके से फ्रॉड हुआ और इसका सीधा नुकसान किसानों, जमाकर्ताओं और सहकारी व्यवस्थाओं को हुआ। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए, जिसके बाद 2019 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और अपनी जांच शुरू की। ईडी का दावा रहा है कि बैंक को हुए नुकसान और नीलामी प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के जरिए अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में देखा जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक घटनाएं भी तेजी से बदली है। बाद में तत्कालीन विपक्ष के नेता अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर पार्टी तोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट की महायुति सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद एमएससीबी घोटाले से जुड़े मामले को लेकर राजनीतिक बहस और भी तेज हो गई और विपक्ष ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई और उसके समय पर भी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए। इस तरह एमएससीबी घोटाला केवल एक फ्रॉड का मामला नहीं रह गया, बल्कि एक कानून, राजनीति और सत्ता से जुड़ा एक बेहद जटिल और संवेदनशील मुद्दा बन गया, जिस पर आज भी कानूनी और राजनीतिक नजरें टिकी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि जब अजीत पवार महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए थे, उसी दौरान जारेंदेश्वर शुगर कोऑपरेटिव मिल की खरीद को लेकर एक अहम मामला सामने आया था। इसी सौदे के सिलसिले में सुनेत्रा पवार का नाम ईडी की जांच के दायरे में आया। ईडी ने इस पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध मानते हुए इसकी जांच की। ईडी के अनुसार साल 2010 में एमएससीबी ने नीलामी प्रक्रिया के तहत जारेंद्रेश्वर शुगर मिल को 65 करोड़ 70 लाख रुपए में बेचा था। यह मिल मुंबई के एक बिल्डर से जुड़ी कंपनी गुरु कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई। पहली नजर में यह एक सामान्य नीलामी सौदा लग सकता था, लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम सामने आया उसने कई सवाल खड़े कर दिए। नीलामी के तुरंत बाद गुरु कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड ने इस मिल को एक नवगीत निजी कंपनी जारेंद्र शुगर को दे दिया, जिससे महज 12 लाख रुपए में लीज पर दे दिया था। ईडी का कहना था कि जिस मिल की कीमत करोड़ों में आकी गई थी, उसे इतनी कम लीज पर कैसे देना था, क्योंकि कहीं न कहीं इस बात पे संदिग्ध हो रहा था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि जारेंदेश्वर शुगर मिल्स लिमिटेड के निदेशक राजेंद्र घड़गे अजीत पवार के मामा है। खास बात यह रही कि जिस समय यह पूरा लेन देन हुआ उस वक्त राजेंद्र घड़गे एमएससीबी के निदेशक भी थे। इस फैक्ट ने पूरे मामले में हितों के टकराव और अंदरूनी मिलीभगत के आरोपों को और मजबूत कर दिया। जांच एजेंसियों ने यह भी दावा किया कि नीलामी के दौरान मिल को खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई धनराशि का बड़ा हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से जारेंदेश्वर शुगर से ही आया था। यानी जिस कंपनी को मिल लीज पर दी गई उसी के पैसों से मिल खरीद को अंजाम दिया गया। ईडी के अनुसार जारेंदेश्वर शुगर को यह रकम जय एग्रोगेट प्राइवेट लिमिटेड से मिली थी, जिसने करीब 20 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। इस कंपनी में सुनेत्रा पवार निदेशक थी। इसी कड़ी के वजह से ईडी ने यह आशंका जताई कि पूरे लेन देन में पैसे की परतें बनाई गई और इसमें प्रभावशाली लोगों से जुड़ी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। इन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी ने इस सौदे को मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक घोटाले से जोड़कर देखा और सुनेत्रा पवार को अपने जांच के दायरे में शामिल किया। एजेंसी का कहना है कि ये पूरा मामला केवल एक व्यावसायिक सौदा नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव, पारिवारिक संबंधों और वित्तीय लेन देन के जटिल नेटवर्क से जुड़ा रहा है। इस तरह जारेंदेश्वर शुगर मिल का मामला एससीबी घोटाले की जांच में एक अहम कड़ी बन गया, जिससे इस पूरे मामले को और भी संवेदनशील और विवादित हवा दे दिया। आपको बता दें कि आयकर विभाग द्वारा दिए गए कंक्लूजन को सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने खुलकर चुनौती दी थी। उनका
कहना था कि पवार परिवार को जिस तरह से बेनामी संपत्ति के मामले में राहत मिली है उस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। अंजलि दमानिया के मुताबिक उन्होंने पिछले साल आयकर विभाग को एक पत्र लिखकर ये मांग की थी कि पवार परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति से जुड़े मामलों को फिर से खोला जाए। उन्होंने ये भी बताया कि पवार परिवार को जो राहत मिली थी उसका आधार सुप्रीम कोर्ट का गणपति डील कॉम मामले में दिया गया एक पुराना आदेश था। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेनामी लेन देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 को लागू किया जा सकता था, यानी कानून लागू होने से पहले के मामले पर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी आदेश के आधार पर पवार परिवार समेत कुछ अन्य लोगों को राहत मिली थी और जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी आदेश को वापस ले लिया। अदालत ने यह साफ किया कि 2016 के संशोधित बेनामी कानून को पुराने मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता। अंजलि दमानिया का कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने पुराने आदेश को वापस ले चुका है तो उसके आधार पर दी गई राहत भी पूरी तरह से समाप्त मानी जानी चाहिए। अंजलि दमानिया ने यह भी सवाल उठाया कि अगर आम नागरिकों के मामले में कानून सख्ती से लागू किया जाता है तो फिर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवारों के मामले में ढील क्यों दी जाती है। उनके अनुसार ये मामला सिर्फ पवार परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि एक कानून के समान रूप से लागू होने और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता से भी जुड़ा हुआ है। इस तरह आयकर विभाग, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आपत्तियों ने इस पूरे मामले को एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक बहस के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पे आगे क्या होता है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ।